सिर्फ एक छोटी सी मिठाई और एक जिंदगी खत्म। एक कहानी है राम और सुधा की, जो एक रात मंदिर से लौट रहे थे और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। आप सोचोगे कि एक मिठाई से आखिर क्या होगा, लेकिन अगर आप ये पूरी स्टोरी जानेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक छोटी सी मिठाई भी क्या काम कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी को एक ऐसे मोड़ से जहां से वापस लौट पाना नामुमकिन था। ओडिशा का छोटापुर एक छोटा सा गांव है जहां पर सब एक दूसरे को जानते हैं। राम 26 साल का एक बाइक मैकेनिक है और वो पिछले 3 सालों से सुधा से बहुत प्यार करता है। सुधा जो कि 24 साल की है, एक स्कूल टीचर है और वो भी राम से बहुत ही प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहता। इन दोनों की सगाई हो चुकी थी और 3 महीने बाद शादी होनी थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, सब खुश थे। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नवंबर का महीना था और इन दोनों की शादी भी नवंबर में होने वाली थी। तभी जो राम है वो सुधा से बोलता है कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। जो सुधा थी वो भी काफी खुश हो गई थी और उसने पूछा कि कब जाना है। तो राम ने बताया कि कल सुबह चलते हैं ताकि शाम तक हम लोग घर पहुंच जाए। तो इनका जो गाँव था वो पुरी से काफी पास था, तो इन लोग सुबह अगर निकलते तो शाम तक पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे राम की बाइक में सुधा और राम दोनों निकल पड़ते हैं पुरी के लिए। 2 घंटे बाइक राइड करने के बाद इन लोग पहुंच जाते हैं पुरी। मौसम भी काफी सुंदर था और काफी साफ था। मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ थी जिसके कारण इनको काफी वेट करना पड़ा, लेकिन इन्होंने वेट किया और दर्शन भी किया। फिर कुछ दिन मंदिर के आसपास की सराउंडिंग में घूमे और एंजॉय किया। अब शाम के 6 बज चुके थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। तो सुधा कहती है चलो घर चलते हैं, घर वाले हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे। तो राम भी कहता है ठीक है चलते हैं, लेकिन घर वालों के लिए कुछ प्रसाद या मिठाई तो ले जाएं। पास की दुकान से ये लोग कुछ मिठाई ले लेते हैं, जैसे रसगुल्ला, रसमलाई और साथ ही साथ मंदिर का भी प्रसाद था इनके पास। ये सारा सामान पैक करते हैं और अपने बाइक पे बैठ के निकल पड़ते। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते जा रहा था एक अलग सा खामोशी फैलते जा रहा था। राम को अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है उनके साथ। 8 बजे तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही 8:30 बजते हैं धुंध होने लगता है। ठंड का मौसम था तो धुंध तो होना ही था और साथ ही साथ अंधेरा भी काफी हो गया था, जिसके कारण इन लोगों को बहुत ही धीरे ड्राइव करना पड़ रहा था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे धुंध और भी बढ़ते जा रहा था। रात के 9 बज गए थे और धुंध काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 1 मीटर आगे भी नहीं दिख रहा था कुछ, बस बाइक की हेडलाइट में कुछ कुछ दिख रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राम ने बाइक की स्पीड और स्लो कर दी और सुधा को भी बोला कि संभल के बैठो क्योंकि कुछ भी सामने से दिख नहीं रहा है। और फिर एक मोड़ आया जो कि पहले राम को दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही राम को वो मोड़ दिखा तो राम ने अपना हैंडल मोड़ा, लेकिन वो अपनी बाइक को बैलेंस नहीं कर पाया, जिसके कारण उन लोगों की बाइक स्लाइड होकर गिर गई और वो भी साथ में गिर गई। राम और सुधा दोनों ही सड़क पर गिर गए। जितना भी इन लोगों का सामान था वो सब सड़क पर फैल गया। राम आवाज लगाता है सुधा तुम ठीक हो? सुधा का जवाब आता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। राम बाइक को खड़ा करता है और चेक करता है कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। काफी ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ रहता है बाइक के साथ, लेकिन जो प्रसाद थे वो काफी ज्यादा बह गए थे। तो जो सही था प्रसाद उन लोग उसको उठाते हैं और साथ में रख लेते हैं। यहाँ पर हुई एक ऐसी गलती जो सब कुछ बदल देगा। वो दोनों बिखरी हुई मिठाई उठाने लगे और डब्बा में पैक करने लगे एक एक करके। सड़क उतनी गंदी नहीं थी तो मिठाई को उठाया जा सकता था, पर दोस्तों ये मिठाई सुनसान सड़क पर रात को गिर गई थी और जब ऐसी चीजें गिरती हैं तो उन्हें वापस नहीं उठाया जाता। कुछ चीजें हमेशा भूखी रहती हैं और उनको ये स्मेल अट्रैक्ट करती है। आज उन्होंने ये स्मेल कर ली थी। सारा सामान इन लोगों ने बाइक पर रख लिया और दोनों बैठकर आगे निकल गए। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद तभी राम को कुछ दिखा, एक फिगर सा धुंध में, जो कि एक बूढ़े आदमी के जैसे दिख रहा था। वो आदमी बहुत ही बूढ़ा था, उसकी झुकी हुई कमर थी और सफेद दाढ़ी थी। राम सोचता भी है कि इतने रात को आखिर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, पर एक चीज उन्होंने नोटिस नहीं की थी, उस बूढ़े आदमी की जो आंखें थी वो बहुत ज्यादा लाल थी। वो जब उनके पास से गुजरे तो बूढ़ा आदमी एक क्रीपी स्माइल किया उन्हें देखकर, एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्माइल बोल सकते हैं उसे। राम की जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें भी ठंड का एहसास होने लगा। करीब 200 मीटर ही आगे गए थे और जो बाइक की आवाज है वो बदल गई। धुक 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 करके बाइक बंद हो गई। राम और सुधा काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि एक सुनसान सड़क पर उनकी बाइक खराब हो गई है। उन्होंने पीछे मुड़कर भी देखा तो लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो बुढ़ा भी नहीं दिखा जो वहां पर दिख रहा था कुछ देर पहले। राम 1-2 किक मारता है, बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो बाइक थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुधा ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और राम को दिखाया तो राम ने भी कुछ पार्ट्स को चेक किया, पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल भी था। क्या खराबी थी उनको समझ नहीं आ रहा। सुधा ने बोला फिर से ट्राई करो, शायद स्टार्ट हो जाए। फिर राम ने 1-2 किक मारी और फिर स्टार्ट हो गई बाइक तो स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ से एक अजीब चीज हुई दोस्तों। तो राम और सुधा बाइक पे बैठकर चल दिए। अब वो जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। पर एक डरावनी बात बताऊं दोस्तों, जो सुधा थी वो बाइक में बैठी ही नहीं थी। इससे पहले ही राम वहां से चल दिया था। राम को लगा कि सुधा पीछे बैठी है, उसे महसूस भी हुआ कि कोई इसके पीछे बैठा है और वो चल दिया वहां से। लेकिन सुधा वहीं पे जंगल में अकेले खड़ी थी। उसने काफी आवाज भी लगाया, राम रुको रुको बहुत चिल्लाया, लेकिन जो राम था वो उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। सुधा को 1 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। राम उसे इग्नोर करके क्यों जा रहा है। उसने और भी आवाज लगाई, तेज से लगाई, जितना तेज हो सकता था उतना तेज आवाज लगाया, लेकिन राम को सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें जो थी वो तेज हो गई थी डर के मारे। उसके हाथ भी कपकपाने लगे थे और जो फ्लैश लाइट थी वो भी हिल रही थी। सुधा अपने आसपास के एनवायरमेंट को भी देख रही थी, फ्लैश लाइट को इधर उधर करके, कोई उसके आसपास तो ना। फिर उसे याद आता है वही बूढ़ा आदमी, और जैसे ही उसको ख्याल आता है बूढ़ा आदमी का, उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे करके सुधा पीछे मुड़ती है और देखती है कि 10 फीट की दूरी पे वही बुढ़ा खड़ा था।
धीरे धीरे करके वो सुधा के पास आ रहा था और वही खतरनाक स्माइल कर रहा था। और अब उसकी आंखें सुधा ने नोटिस की थी, एकदम लाल थी। सुधा घबराते हुए पूछती है कि कौन है, हटो, पीछे जाइए, मेरे पास बताइए। लेकिन जो बुढ़ा था वो सुन नहीं रहा था और उसके पास आ गया और पास आके सुधा का उसने हाथ पकड़ लिया और एक काफी ज्यादा डरावनी हंसी। सुधा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और सिर्फ भगवान का नाम ले रही। लेकिन जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। लेकिन फिर भी सुधा को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा। फिर सुधा धीरे धीरे करके पीछे मुड़ी तो देखी कि एक काला साहब वे इंसानी आकृति में है, उसके ठीक 5 मीटर दूर में खड़ा है। सुधा की डर के मारे चीख निकल गई थी और जैसे ही वो चीखी, वो जो काला साया था वो तुरंत सुधा के पास आ गया और उसके पास आते ही सुधा बेहोश हो गई। इधर जो कहानी हो रहा था कि राम घर पहुंच गया था और जैसे ही वो घर पहुंचता है उसके घर वाले देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ पूछते हैं कि आखिर सुधा कहाँ है। तो राम पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था, सुधा थी नहीं। राम को ऐसा लग रहा था कि सुधा उसके साथ आ रही है, लेकिन सुधा तो आई नहीं थी। अब जो राम था वो काफी ज्यादा घबरा गया था और साथ ही साथ उसके फैमिली वाले भी घबरा गए थे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर सुधा गई कहाँ। फिर वो जल्दी से रिटर्न लेता है उसी रूट पे जिस रूट से वो आया है। साथ ही साथ उसके भाई और उसके पापा भी उसे फॉलो करने लगते हैं। कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद राम को सड़क के किनारे में सुधा दिखती है, बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे तैसे करके राम उसको सुधा को उठाता है और फिर जब होश में आ जाती है तो फिर वो साथ में घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन चेकअप भी करवाते हैं, कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, चेकअप भी नॉर्मल था। सुधा के जो पेरेंट्स थे वो भी आ चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके घर ले जाते हैं। अभी शादी हुई नहीं थी, खाली सगाई हुई थी। सुधा का जो रवैया था वो काफी ज्यादा बदल गया था। वो शांत रहने लगी थी और किसी से बात नहीं करती थी, ना ज्यादा खाना खा रही थी, न ठीक से बात कर रही थी। फिर उसकी जो मम्मी है वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ था, राम तुम्हें छोड़ के हो गया था। तो फिर जो सुधा थी वो अपनी मम्मी को सारी कहानी बताती कि आखिर उस रात हुआ क्या था। राम उसे बिना लिए पीछे चला गया था और उसके बाद जो भी हुआ वो सब बताती है। फिर उसकी जो मम्मी है वो और पापा को बताती है। दोनों फैमिली मिलते हैं और साथ में ये जो हुआ वो डिस्कस करने के बाद उन लोगों को लगता है कि कोई आत्मा जो है वो सुधा के पीछे आ गई है। तो उन लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक के पास ले जाते हैं सुधा को और वहाँ पर तांत्रिक के साथ फिर जो भी झाड़ फूक करवाते हैं कि सुधा नॉर्मल हो जाए। जब तांत्रिक को ये सारी बातें बताई तो तांत्रिक ने बताया कि जो गिरी हुई मिठाई थी उसे तुम्हें नहीं उठाना था, क्योंकि कभी कभी जो सुनसान सड़कें रहती हैं वो अकेले नहीं होते। तांत्रिक ने सुधा को सिर्फ सात्विक खाने के लिए बोला और नॉर्मल भोजन जो भी करते हैं वो करना, और साथ ही साथ ये भी पूछा कि और तुम्हारे साथ कुछ थोड़ी ना हुआ था, तुम नॉर्मल हो। तो सुधा भी हाँ में हाँ कहती थी। साथ ही साथ तांत्रिक उसको एक कलावा देता है हाथ में बांधने के लिए और कहता है इसे मत उतारना जब तक मैं ना बोलूं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। करीबन 8 दिन बाद सुधा जब खाना बना रही थी तो गलती से उसका हाथ कट जाता है और हाथ ऐसी जगह में कटता है जहाँ पर कलावा था। तो बैंडेज और मलहम लगाने के लिए वो कलावा को खोल देती है, लेकिन जब बैंडेज उन लग जाता है तो कलावा बांधना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद सुधा को एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे उसके कोई पीछे खड़ा हो। वो घूम के पीछे मुड़ती है लेकिन कोई नहीं था। वो सोचती है वहम होगा, पर धीरे धीरे उसका जो कमरा था वो काफी ज्यादा ठंडा हो गया और एक अजीब सी जली स्मेल आने लगी उसकी कमरे से। रात के करीब 10 बज गए थे और सुधा अपने कमरे में पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते जो उसकी पंखा है वो अचानक से काफी ज्यादा तेज हो गया। सुधा इस बात को नोटिस नहीं कर रही थी और फिर जो उसकी लाइट है फ्लिकर होने लगी। तब उसका ध्यान पंखे की स्पीड पे भी गया तो वो भी काफी ज्यादा तेज गया। सुधा इस बात से काफी ज्यादा डर गई थी कि आखिर अब क्या होगा। तभी सुधा देखती है कि उसके कमरे के एक कॉर्नर में वही काला साया खड़ा हुआ और डर के मारे सुधा काफी जोर से चिल्लाती है माँ। अब जो अगले दिन हुआ कि राम सुधा से मिलने आया था और सुधा को देखता है तो काफी उसको अजीब दिख रही थी। मतलब उसका वेट जो था वो काफी कम हो चुका था और साथ ही साथ उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए। जो राम था वो पूछता है सुधा से आके तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो। तो सुधा कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन एक क्रीपी सी स्माइल राम को करती। राम को थोड़ा अजीब लगता है तो सुधा से कहता है हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए। तो जो सुधा थी वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि मैं ठीक हूँ और तुम चले जाओ यहाँ से। राम को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन फिर वो ज्यादा सोचता नहीं है और वहां से चला जाता है। लेकिन ये उसकी काफी बड़ी गलती थी क्योंकि उसे यहाँ पर रुकना चाहिए था और साथ ही साथ उसका ध्यान रखना चाहिए था। अगले दिन सुधा अचानक से कहती है कि माँ नॉनवेज बनाना, चिकन बनाना खा ले। तो जो उसकी माँ है उसको बोलती है कि बेटा तांत्रिक ने तो मना किया। जो सुधा थी वो उसके बाग को काट कर तुम्हें मिलाना ही होगा। चिकन बना दिया था खाने में और सुधा ऐसे गा रही थी जैसे महीनों से भूखी है। उसका जो खाने का रवैया था वो काफी ज्यादा पतला हुआ लग रहा। रात के करीबन 2 बज रहे थे और सुधा अपने कमरे से उठी और सीधा किचन की तरफ में। किचन में एक फ्रिज था, फ्रिज को खोला और उसमें मछली पड़ी हुई थी। तो सुधा ने उस मछली को उठाया और रॉ मतलब बिना पकाए हुए उसे खाने लगी। अगले दिन जब उसकी माँ किचन में गई तो देखी फ्रिज के पास मछली की हड्डियां हैं और खून पड़ा हुआ है। तो अब उसकी माँ जो थी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और वो सुधा के कमरे में जाती। सुधा के कमरे में जाती है तो देखती है सुधा जो थी वो उल्टा लेटी हुई थी और उसके बॉडी में भी काफी ज्यादा स्कार्स थे, जैसे कोई नकोट दिया हो और ब्लड से जगह जगह पे। सुधा को जब उसकी माँ ने उठाया तो सुधा उठी और उसकी माँ की तरफ देखी और एक अजीब सी स्माइल कही, क्रीपी वाली। उसे देखकर उसकी माँ भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि आखिर ऐसे सुधा कर क्यों रही। अगले 4-5 दिन तक जब ऐसे ही चलते रहा, सुधा बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रही थी। तो उसकी जो माँ थी उसने राम को कॉल किया और बताया ये सब हो रहा है। तो राम ने भी क्या किया कि उसके घर पहुंच गया। राम ने तांत्रिक से भी बात किया तो तांत्रिक ने बताया कि बहुत ही बुरा हो गया है। अब वो जो आत्मा है वो उसके अंदर पूरी तरीके से घुस गई है और उसका इलाज यहाँ नहीं होगा, आश्रम जाना पड़ेगा। अब घर वालों को ये सारी बातें पता चल गई थी
तो रात के 1 बज रहे थे लेकिन अभी तक कोई नहीं सोया था। सब डरे हुए थे क्योंकि उन्हें सुधा के चेहरे में कोई और दिखने लगा था। अब अचानक से सुधा के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। सब डर के मारे सुधा के रूम में गए और देखा तो सुधा अपने बेड पे बैठी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और एक क्रीपी स्माइल के साथ वो बोलती है कि चलो अभी तांत्रिक के पास। इसी तरीके से उन्होंने कार का जुगाड़ किया और सब कार में बैठे और चल दिए तांत्रिक के पास। तो जो कार चल रही थी खाली उसी की आवाज आ रही थी। कार के अंदर जितने लोग बैठे थे सब शांत थे। फिर अचानक से सुधा ने ड्राइवर के मुंह पे एक लात मार। सबने सुधा को टाइटली पकड़ लिया था, हाथ पैर सब पकड़ लिए थे और ड्राइवर ने गाड़ी जैसे तैसे संभाली। फिर भी उन लोग आगे बढ़ते गए। फिर जब रास्ते में शमशान घाट आया तो अचानक से सुधा का आवाज बदल गया। सुधा भारी आवाज में बोल रही थी अब इसको कोई नहीं बचा सकता। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और राम ने बाहर जब खिड़की से देखा तो शमशान घाट था। उसे रियलाइज हो गया शायद इसी कारण से उसकी आवाज बदल रही है और तभी देखता है कि शमशान घाट के गेट पे वही काला साया खड़ा हुआ था और एक अजीब सी स्माइल कर रहा था। तभी जो सुधा की आवाज थी वो मर्द वाली हो गई। मेरा नाम मिहिर है और मैं 4 साल पहले उसी सड़क में एक्सीडेंट में मर गया था। मैं अंदर ही कार गया था और कार में आग लग गई थी। मैं जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर मैं अंदर ही जल के मर गया। मेरी शादी भी होने वाली थी 2 दिन बाद, लेकिन अब मेरी आत्मा वहीं पे अटकी हुई। ये सब सुधा ने बताया मर्दाना आवाज में। शायद मिहिर की आत्मा थी जो सुधा के अंदर चली गई। फिर इन लोग तांत्रिक के पास गए और काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद तांत्रिक भी काफी ज्यादा डर गया था। उसके मंत्र उच्चारण का असर नहीं हो रहा था और फिर सुधा की आवाज भी आने लगी कि जैसे उसे दर्द हो रहा है, माँ बचाओ मुझे। ऐसे आवाज लग रहा था जैसे वो विनती कर रही है छोड़ देने के लिए। और घर वालों को लग रहा था कि वो सुधा की आवाज है, लेकिन तांत्रिक उन लोगों को समझा रहा था कि ये वो जो आत्मा है वो नाटक कर रही है इसके शरीर को ना छोड़ने के लिए। काफी टाइम तक ये एग्जॉर्सिज्म चला लेकिन वो तांत्रिक भी काफी ज्यादा थक गया था और वो जो आत्मा थी वो सुधा की शरीर छोड़ ही नहीं रही थी। तांत्रिक ने यहाँ तक ये कह दिया था कि ये जो आत्मा है ये अब जाना ही नहीं चाह रही है, इसका मकसद मुक्ति पाना है ही नहीं, इसे अपने काम को अंजाम करना है। सबका हाल जो था वो काफी ज्यादा बुरा हो चुका था। राम रो रहा था, एक तरफ सुधा के माँ बाप भी रो रहे थे, काफी ज्यादा विनती कर रहे थे उस आत्मा से कि उसको छोड़ दो, इसे जाने दो करके। लेकिन वो जो मिहिर था वो उसके शरीर को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी अचानक से सुधा की आवाज आई और उसने कहा कि मैं राम तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, माँ बाबा तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं छोड़ के तुम्हें जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अब कोई बचा नहीं सकता। और ये जो आवाज थी वो शायद रियल सुधा की थी। सुधा ये भी बोलती है कि मैं राम के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ काफी खुश थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। और धीरे धीरे सुधा की जो आंखें हैं वो बंद होने लगती। फिर धीरे से सुधा बेहोश हो जाती है या गिर जाती है। फिर जो राम था वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन सुधा आंखें नहीं खोल रही। सुधा उठो, आंखें खोलो। सब एकदम रो रहे थे और काफी ज्यादा दर्द था, लेकिन जो सुधा है वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी और धीरे धीरे उसकी जो सांस है वो भी काफी स्लो हो गई थी। अब एक टाइम के बाद सुधा की जो सांसें थी वो चलना बंद हो गई थी। सुधा जा चुकी थी। अब उस रूम में सिर्फ रोना सुनाई दे रहा था। सुधा जा चुकी थी और सब रो रहे थे। मिहिर शायद उसे अपने साथ ले गया था अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। उसकी शादी नहीं हो पाई थी तो वो भी चाहता था कि शायद इनकी भी शादी ना हो पाए। ये कहानी आज भी छोटापुर में सुनाई जाती है। राम आज भी अकेला है और उसने शादी भी नहीं की। वो सड़क जो है दिन में तो काफी ज्यादा सुंदर रहता है, लेकिन रात में आज भी वो दर्दनाक किस्से को लेकर चलता है। राम और सुधा की जब ये कहानी में पढ़ रहा था तो काफी ज्यादा मुझे भी बुरा लगा था, क्योंकि एक हैप्पी कपल थे जो हो सकते थे और किसी बुरी शक्ति के कारक या कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया था अनजाने अनजाने में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और उसकी सजा एक जिंदगी नहीं। कुछ चीजें जो हमें याद नहीं रहती या हमें पता नहीं होती, उसे करने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, ये पता चलता है। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर कंटेंट। सेफ रहिए नाइट पे।